सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार संगीता। हाँ जी, आज बड़े बड़े खास दिन हैं। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि हम आज अपनी सहेलियों से, अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बैठे हुए, 3 बज गया तो हाँ है ना। और श्रोताओं को भी हमारा इंतजार रहता है। और आज हम बात करेंगे हमारे विरासत, हमारे बुजुर्ग, और हम घूमने चलेंगे, यानी कि हम दर्शनीय स्थल की जो बात करते हैं उसमें आज हम एक खास स्थान यानी कि मॉन्यूमेंट कह सकते हैं, हमारी धरोहर है, हवा महल के बारे में बताएंगे। जी जी जी। और भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस है जी, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और माधवी मुद्गल यानी सखी विशेष में हम ओडिसी नृत्यांगना की बात करेंगे, माधवी मुद्गल के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आज भाई रिजर्व बैंक जो है, आज इसकी स्थापना दिवस है। और बैंकों का हमारे जीवन में महत्व तो है ही, लेकिन हम अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की तो ये केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है जो भारत की अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना आज ही के दिन सन 1935 में हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। और भारत के अर्थज्ञ विशेषज्ञ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रिजर्व बैंक की स्थापना के मद्देनजर बैंक की कार्य पद्धति और उसके दृष्टिकोण को हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा। और जब 1926 में यह कमीशन भारत के रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी एंड फिनांस के नाम से आया, तब रुपए की समस्या इसके मूल और इसके समाधान की हुई की पेशकश की गई, और फिर जाहिर है कि इसकी पुष्टि की गई। जी, और ब्रिटिशों की वैधानिक सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे फिर कानून का रूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया, यानी 1934 का नाम दिया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जो सन 1937 में बम्बई आ गया। पहले ये एक निजी बैंक था, किंतु 1949 से ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसका मुख्य कार्य अगर हम बताएं अपने दोस्तों को तो रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य यानी बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना है, यानी भारत में मुद्रा से संबंधित जो भी है स्थायित्व प्राप्त हो, इस दृष्टि से पारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है। पहली बात, जैसे अगर हम इसकी बात चर्चा करें तो मौद्रिक नीति यानी कि अर्थव्यवस्था संबंधी जो भी नीति हैं, जो भी नियम और नीतियां जो होती हैं, पॉलिसीज, उनका क्रियान्वयन और उनकी निगरानी करना। जी, और वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, और इसी तरह से मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना, और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, ये रिजर्व बैंक का काम है। जी, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, साख नियंत्रण करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। बिल्कुल, और ये सभी काम जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, जो 4 वर्षों के लिए होती है। इनका कार्यकाल यानी कि 4 वर्ष का होता है। इनका काम बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख, दिशा निर्देश सब तय करना होता है। जैसे कि अगर हम लोन आदि, जैसे सामान्य तौर पर कहें कि लोन लेना है तो उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है हमारा, यानी जो ब्याज दर होती है, उन सब का निर्धारण जो है वो इस पर नियंत्रण रखती है कि कौन सा बैंक कितना कर सकता है, कितना अधिक छूट दे सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप ग्राहकों को लालच देने के लिए जरूरत से ज्यादा दे दें, या सब जगह होड़ सी लगी हुई है ना संगीता। तो ऐसा तो नहीं कि बाकी बैंकों को देखते हुए हम, अगर हमारा कोई बैंक है तो हम सोचते हैं कि अच्छा बाकी सबसे ज्यादा हम अपना, अगर आप सेविंग अकाउंट हमारे यहाँ खोलते हैं, बचत खाता, तो हम सबसे ज्यादा आपको दें ब्याज दर। तो ऐसा नहीं कर सकते। एक सब चीज का एक निर्धारित मानक होता है, एक पैमाना होता है, वहीं तक आप कर सकते हैं, और इन सब का पैमाना तय करना केंद्रीय रिजर्व बैंक का है। जी जी, और एक एटीएम वगैरह जो होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, तो इनके भी ये दिशा निर्देश, जाहिर है कि इसके लिए दिशा निर्देश देना पड़ता है। कोई भी एक नियंत्रक शासन होना ही चाहिए। इसके अलावा स्थानीय बोर्ड, वित्तीय पर्यवेक्षण, बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड, इस सब इनके कार्यकलाप इनको देखते हैं, इनके साथ करते हैं ये। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जिन्होंने 1935 से 1937 तक उनका कार्यकाल रहा। अरे ये आज की बात जब चल रही है तो हम अपनी सखियों से ये कहना चाहते हैं कि आज 1 अप्रैल है, तो
आप अपनी 1 अप्रैल से संबंधित आपने क्या क्या बदमाशियां की हैं बचपन में, है ना? जी बिल्कुल। बड़ों को मतलब झांसा देने के लिए या अपने दोस्तों को कुछ आपने कैसे अप्रैल फूल बनाया है, कुछ बताइए हमें फेसबुक पर। तो बिल्कुल, फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पेज पर आइए और बताइए कि आपने अपने समय में किस तरह से, या अभी भी रेणु जी, बहुत सारी हमारी सखियां हैं और हमारे सखा भी कह सकते हैं जी श्रोता, तो वो तो सोचते हैं, एक रात पहले से ही सोचने लगते हैं, 2-3 दिन, बल्कि यूं कहा जाए कि जो 1 अप्रैल है उसकी बातें बीच बीच में आती ही रहती हैं, इतना लोग सोचते हैं और उसके बाद एक से एक कुछ ना कुछ गढ़कर और उसे प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि आपने क्या क्या किया है, जरा हमें भी बताइए। तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन आज तो महल की बात चल रही है, तो हवा महल पर भी हम बताएंगे। और हमारे साथी ये भी लिखकर भेज रहे हैं कि हवा महल कहाँ है, हम जरूर जानेंगे आज कार्यक्रम में। लेकिन वहीं ये भी कह रहे हैं कि विविध भारती भी हर रोज हवा महल प्रस्तुत करती है। जी तो ये बिल्कुल हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, और रोमांचित भी कर रहा है ये शीर्षक जरा सा हमारे श्रोताओं को। तो भाई हम हवा महल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्गल जी की, जिनकी बात हम आज करना चाह रहे हैं। और आप हैं ओडिसी नृत्यांगना, और ओडिसी नृत्य की अगर हम पहले बात करें तो पुराने साहित्य में ओडिसी के नाम से इसे जाना जाता गया है, और एक बहुत प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो ओडिशा के प्राचीन मंदिरों से उत्पन्न हुआ। वैसे भी पहले जो नृत्य है वो मंदिरों में ही होते थे, बाद में धीरे धीरे दरबार में आए और फिर दरबार से आम जन तक पहुंचे। तो ओडिसी की सैद्धांतिक नींव प्राचीन संस्कृत पाठ नाट्यशास्त्र में भी मिलती है। भावनाओं और सौंदर्य को व्यक्त करने वाली ये विशिष्ट नृत्य कला हमारे देश की पहचान है। जी, इसका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है, और बहुत सारे मंदिर भी ऐसे हैं रेणु जी जहां हम बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत मूर्तियां देखा करते हैं। तो इसके प्रमाण प्राचीन मंदिरों में भी जागृत हैं, और प्रदर्शन कला की ये एक नृत्य नाटिका शैली है जो भुवनेश्वर, खासकर कोणार्क और पुरी के मंदिरों में देखी जा सकती है। इसी कला की प्रखर नृत्यांगना माधवी मुद्गल जी की बात आज हम कर रहे हैं। एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। माधवी मुद्गल का जन्म गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक प्रोफेसर विनय चंद्र मौदगल्य के यहाँ 4 अक्टूबर सन 1951 में हुआ, जो कि नई दिल्ली में हिंदुस्तानी संगीत और शास्त्रीय नृत्य के लिए सबसे प्रसिद्ध नृत्य स्कूलों में से एक है। माधवी जी को कला और नृत्य के प्रति बहुत यूं कह सकते हैं कि गहरा रुझान तो था ही, क्योंकि उन्हें विरासत में ये मिला। और उनके गुरु थे श्री हरे कृष्ण बेहरा, और माधवी जी के असाधारण नृत्य कौशल को परिवार ने पहचाना, और केवल 4 वर्ष की आयु में माधवी मुद्गल ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। जी, वैसे तो माधवी ने बचपन से ही नृत्य सीखा, लेकिन आगे चलकर ओडिसी कला कौशल के महान गुरु केलुचरण महापात्र के संरक्षण में बेहतरीन रूप में इसे परिष्कृत किया। उन्होंने नृत्य कला की बारीकियों को समझा और इसमें दक्षता हासिल की। भारत की इस विलक्षण कला को माधवी मुद्गल ने आगे चलकर विश्व के प्रसिद्ध मंचों पर भी प्रस्तुत किया और प्रशंसा की पात्र बनी। इसमें एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल, यूके इंडिया फेस्टिवल, जी, और संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेवांतो महोत्सव, मैक्सिको वियना नृत्य महोत्सव, और इसके साथ साथ इटली, स्पेन, फ्रांस, लाओस, वियतनाम, जापान, मलेशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों में भी आपने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। जी, और भारतीय नृत्य महोत्सव, भारतीय कला महोत्सव और अन्य कई जगहों पर ओडिसी नृत्य शैली को प्रस्तुत किया इन्होंने। यानी कि भारत में भी जो मंचन अलग स्थानों पर आपने मंच प्रस्तुति दी। उन्होंने ओडिसी को भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के रूप में से एक के रूप में स्थापित किया, जिसमें ओडिसी विजुअल प्रस्तुतियों और संगीत कार्यक्रमों के साथ साथ भारत में व्यापक रूप से नृत्य समारोहों में नई जान आ गई, कहा जा सकता है कि, और नई शैली को प्रचलित किया इन्होंने, जिसकी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सराहना की गई। और माधवी जी कहती हैं कि उनके जीवन का सबसे यादगार दिन वो क्षण है जब गुरु केलुचरण महापात्र ने उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि अगर हम बात करें तो ओडिसी नृत्य और केलुचरण महापात्र एक दूसरे के पर्याय हैं, है ना जी। और माधवी मुद्गल को ओडिसी नृत्य शैली की असाधारण प्रस्तुति के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसमें 1984 में संस्कृति पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री,
1996 में उड़ीसा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1997 में ग्रैंड मेडल डे ला विले, ये फ्रांस की सरकार द्वारा इन्हें दिया गया। और 2000 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में दिल्ली राज्य परिषद सम्मान और 2004 में नृत्य चूड़ामणि के खिताब से आपको नवाजा गया। जी, तो ऐसी ये नृत्यांगना है जी। तो हम इसलिए बताते रहते हैं कि आपके घर में आपके बच्चे अगर सीखना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़रूर प्रोत्साहित करें, और ताकि एक तो उनकी जो इच्छा है वो तो पूरी हो ही, क्योंकि नृत्य एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका मन बहुत खुश होता है। शारीरिक व्यायाम की तो हम बात किनारे रख देते हैं, लेकिन मन बहुत प्रसन्न होता है, शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, वैसे ही मन भी खुश रहता है, चुस्त दुरुस्त भी रहता है। और उसके साथ साथ अगर शास्त्रीय अगर आप कोई नृत्य करते हैं या करती हैं, तो जाहिर है कि हम उसको बाहर देश से में और विदेशों में भी उनका जो है प्रचार प्रसार करते हैं इस तरह से। और खासकर ओडिसी नृत्य की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही अलग लगता है। भरतनाट्यम और कथक ये सबसे बहुत अलग लगता है। जी, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। वैसे तो हम हवा महल के बारे में बताने जा रहे थे, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी यादें साझा की हैं। इन्होंने लिखा है कि आज के 15 साल पहले मैंने मेरी बीवी को अप्रैल फूल बनाने के लिए एक्सीडेंट का नाटक किया था। पैर में पट्टी बंधवाकर लंगड़ाता हुआ घर पर पहुंचा, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सब अपनापन दिखाने लगे। आज का दिन मुझे याद आ गया। ये तो ये मजेदार बात तो है जी, बहुत। लेकिन जब सच्चाई पता चली उसके बाद आपने क्या किया या आपका क्या हुआ, ये बताइए। आपका हश्र क्या हुआ? हाँ, और पट्टी जब खुली तब, राज जब खुला तब क्या हुआ? हाँ, और एक राज हम भी खोलते हैं। क्या? ये स्थल दर्शन जो आज हम बताने वाले हैं अपनी सखियों को, हवा महल के बारे में बताएं रेणु जी। ऐतिहासिक स्थलों की अपनी खास अहमियत होती है और इनसे तत्कालीन राजवंशों की स्थापत्य कला, वास्तुकला को समझने में आसानी होती है और अनंत काल से चली आ रही अनोखी और विश्व प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जी हाँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसी तरह की एक इमारत है जो किसी राजमुकुट की छवि के जैसी बनाई गई है। अगर हवा महल को देखें तो वो राजमुकुट के जैसा दिखाई देता है, तो इसमें हवा महल के नाम से इसे हम जानते हैं और इसे सन 1799 में तत्कालीन महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। और महल वैसे देखा जाए जैसे तुमने कहा मुकुट की तरह तो है, लेकिन जो वास्तुशिल्प और स्थापत्य का नमूना है, इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा इसको डिजाइन किया गया। लेकिन इसकी जो बाकी जो खिड़कियां जिसको कह सकते हैं, झरोखे कह सकते हैं, वो बहुत सारे हैं उसमें और वो अलग अलग शैली में हैं, यानी मिला जुला सा है। ऐसा आप ये एकदम नहीं कह सकते कि किस शैली में ये बना है। ये जो है 5 मंजिला इमारत है जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है। हाँ। अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, और बाहर से देखने पर ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है क्योंकि बहुत सारे इसमें झरोखे हैं। हाँ। और अब हम आपको जैसे बता रहे हैं कि जालीदार जो खिड़कियां हैं उनकी गिनती आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, 953 बेहद खूबसूरत, आकर्षक, छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें हम झरोखा कहते हैं। और इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे एक मूल भावना है कि राजघराने, मूल भावना क्या, ये हवा महल बनाया ही इसीलिए गया था कि राजघराने की जो बहुएं, बेटियां, जो भी महारानी या राजमाता जो भी हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो सड़क पर नहीं निकल सकती। और जब सरकारी सवारी मतलब राजघराने की जो सवारियां विशेष अवसरों पर जब निकलती थी उत्सव के समय पर, तो वो कहाँ से देखें, तो पर्दे में कैसे देखती। तो इतना बड़ा एक तरह से यूं कह सकते हैं कि एक पर्दा बना दिया गया था ताकि वो उसके पीछे से बैठकर और एक पर्देदारी भी बनी रहे और वो उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। और इसीलिए उससे लगी हुई बहुत लंबी सी सड़क बनाई गई है ताकि वहां तक उनकी सवारी आ सके। तो इस तरह से पूरा इसमें बैठकर ये पूरे बाहर सड़क की गतिविधियों का आनंद लेती थी। जी जी, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी उसी तरह की थी। हाँ। जी, तो साथ ही जालीदार झरोकों से ठंडी हवा महल के भीतर आती रहे। और पहले देखिए पंखे वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता था कि जिससे गर्मी में भी महल वातानुकूलित रहे। और हवा महल अपने मुख्य आधार से ऊंचाई में लगभग 50 फीट है। सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन है। जी, जो खूब बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। जी जी, तो जो महल के पीछे हिस्से में बना हुआ है, तो हवा महल की प्रत्येक छोटी खिड़की जो है उस पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां
कंगूरे और गुंबद बने हुए हैं। ये बेजोड़ संरचना अपने आप में अनेकों अर्ध अष्टभुजाकार कह सकते हैं झरोकों को समेटे हुए है, जो दुनिया भर में बेमिसाल वास्तुशिल्प का नमूना है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप कक्ष भी बनाए गए, कमरे बनाए गए हैं, जिनका निर्माण जो है बहुत कम अलंकरण वाले खंभों और गलियारों के साथ किया गया है। इस अनूठे भवन का वास्तुकार का जैसा कि हमने पहले भी नाम बताया कि लालचंद उस्ता ने इसमें चूने और लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों के उपयोग से बनाया है। हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है और इसकी सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्पकला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। जैसे हमने कहा ना कि आप एकदम नहीं कह सकते कि ये राजपूत शिल्प है या मुगल शैली है या हिंदू स्थापत्य कला है, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। जैसे कि झरोखे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल राजस्थानी आपको देंगे आभा, लेकिन वहीं उसमें जो कंगूरे हैं और छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं वो अलग ही दिखाते हैं, मुगल शैली का प्रदर्शन करते हैं। और इसमें फूल पत्ती का भी बहुत आकर्षक काम है। गुंबद और विशाल खंबे बेजोड़ उदाहरण हैं और पत्थर पर मुगल शैली की नक्काशी, सुंदर मेहराब आदि मुगल शिल्प के नायाब उदाहरण हैं। जी, और सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है, जो एक विशाल आंगन में खुलता है, जिसके 3 ओर 2 मंजिला इमारतें हैं और पूर्व की ओर भव्य हवा महल स्थित है। इस आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। हवा महल महाराजा के विश्राम करने का पसंदीदा स्थान हुआ करता था। इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सामने के हिस्से में स्थित 953 झरोखे, जैसा कि आपने बताया कि सदा इनसे ठंडी हवाएं बहती रहती हैं और इसी ठंडक का प्रभाव बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दलान में फव्वारों की व्यवस्था भी है। सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे देखना अपने आप में बहुत ही सुंदर एहसास है। और ये महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल के मुख्य मार्ग पर स्थित है, यानी कि बिल्कुल बाजार में है। जयपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में बड़ी चौपड़ पर स्थित है ये, अगर हम बात करें तो। और वहाँ पर बाजार जो है खूब चहल पहल बनी रहती है। जयपुर शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। जयपुर का रेलवे स्टेशन भारतीय रेल सेवा की ब्रॉडगेज लाइन नेटवर्क का केंद्रीय स्टेशन है। हवा महल में सीधे सामने की ओर से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। हवा महल में प्रवेश के लिए महल के दाईं ओर और बाईं ओर से बने मार्गों से प्रवेश की व्यवस्था है, जहां से आप उसके पिछले हिस्से से जा सकते हैं। और बाहर से देखने के लिए वो सिर्फ बाहर ही देखने लायक है। बाकी जो हम झरोखे बता रहे हैं वो पीछे से जाके बिल्कुल सादे हैं। जो भी नमूना, जो नक्काशी की गई है, जो भी मेहराब बनाए गए हैं, वो सब बाहर से बेहद आकर्षक लगते हैं। तो जैसा हमने बताया ना कि वहाँ पर स्त्रियां बैठकर पर्देदारी में रहते हुए जो भी निकलती थी शोभा यात्रा या समारोह होते थे, वो अंदर से बैठकर देख सकें, इस उद्देश्य से ये खास तौर से बनाया गया था। जी। तो और गुलाबी पत्थर जो है वो इनकी मतलब एक बड़ी खासियत है, कह सकते हैं। अरे ये तो पूरे गुजरात, मतलब क्या कहना चाहिए, जयपुर की है। जी, इसीलिए पिंक सिटी भी कहते हैं। तो जो राजा हुआ करते थे जयपुर में, उस वक्त की बात है, तो वो जब किसी भी स्थापत्य को इस तरह से बनाते थे रेणु जी, तो खास करके जयपुर का अगर देखा जाए तो गुलाबी पत्थरों का बड़ा इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अलग अलग जगहों का अलग अलग है। कहीं बिल्कुल गोल्डन सुनहरी आभा मिलती है। वहीं जैसे कि जैसलमेर को पूरा नीला बना दिया गया, अगर आप बहुत ऊपर से देखें। वहाँ हर जगह बालू का रंग भी बहुत अलग है। कहीं बिल्कुल सफ़ेद सा देता है, बड़ा धूसर सा रंग आता है, कहीं बिल्कुल चमकता हुआ सुनहरा रंग दिखता है। तो प्रकृति है, अपने बड़े नायाब ढंग से अपने रंग दिखाती है हम लोगों को, है ना जी। भाई राजस्थान जो है वो सिर्फ तरह तरह के रंगों के लिए नहीं, बल्कि अपने नृत्य और इतना चटक रंग पहनते हैं ना। बांधनी जो वहाँ की होती है, लहरिया जो है, वस्त्रों की भी अगर हम बात करें तो राजस्थान बड़ा समृद्ध और बड़े ही सुंदर तरीके से उन्हें बनाया भी जाता है। और राजस्थान की तो कठपुतली की तो बात ही और है। उसमें भी बड़े सारे रंग राजस्थान के दिखते हैं। हाँ। हमारी एक सखी लिखती हैं कि मैंने, और अप्रैल फूल के बारे में लिखती हैं कि मैंने और मेरे भाई बहनों ने मिलकर पापा जी का अप्रैल फूल बनाया। एक लिफाफे में मैंने जो सिगड़ी की राख होती है वो डाल के रख दी और बोला कि पड़ोसन दे गई है चूरमा, आप खाइए। उसे जैसे ही उन्होंने चम्मच से वो खाने लगे तो वो तालियां बजाने लगे फिर कि मतलब
लपेट के पता नहीं क्या दे दिया। जी हाँ, तो भाई इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। और जो हमने पहले बताया था कि उन्होंने अपने पति ने ड्रामा किया, तो इन्होंने लिखा है कि हमने कहा भाई कितने दिन तक ये ड्रामा चला, बोले 15 दिन तक चला। तो भाई बड़ा कष्ट हुआ होगा, खुद भी अप्रैल फूल बन गए होंगे इतने दिन तक पट्टी बांधे। हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए, हमारे बहुत सारे और साथी लिखकर भेज रहे हैं, आप भी और लिखते रहिए। लेकिन हमारे साथी जो हमने बुजुर्गों की जो बात की, बहुत अच्छी बात लोग लिख रहे हैं कि हमारे विरासत हमारे बुजुर्ग, ये हकीकत है कि जैसे एक इमारत बनाने के लिए पहले नींव बनानी पड़ती है, वैसे ही हमारे परिवार के नींव रूपी बुजुर्ग हमारे परिवार रूपी उस इमारत के स्तंभ हैं जिन पर हम सभी खड़े हुए हैं। अगर बुजुर्ग ना होते, अगर ये हमारे वंशज ना होते, हम और हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ता। ऐसे बुजुर्गों को अहमियत देना, उनको इज्जत देना हमारा परम सौभाग्य होना चाहिए। वाकई में ही ये बुजुर्ग हमारी विरासत है। परंतु रेणु जी, संगीता जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी कई परिवारों में हमारे ऐसे पूजनीय बुजुर्गों को कुछ स्वार्थी लोग वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि जो ये कर्म कर रहे हैं, कल उनके साथ निश्चित रूप से वैसा ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अतः हमारी अनमोल धरोहर को, जिसे हम बुजुर्ग कहते हैं, इज्जत के साथ उन्हें पूजना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे एक पत्ता जब डाल पर सूखता है तो उसकी जगह एक नई कोपर, एक सुंदर सा पत्ता फिर आता है। एक पेड़ भी ऐसा होता है कि बूढ़ा होता है, उसके पत्ते झड़ते हैं, तो उसकी जगह कोई ना कोई लेता जरूर है। तो इसी तरह से हम लोगों के साथ भी, हम सबके साथ भी है। तो बुजुर्गों के साथ ये तो है ही है कि अगर हमने उनका ध्यान नहीं दिया तो उसी जगह एक ना एक दिन हम अपने को खड़ा जरूर पाएंगे। जी हाँ, और हम अपने साथियों को बता दें कि लगभग बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अपने उद्गार व्यक्त किए हैं बुजुर्गों के प्रति। और लगभग जो हमने अभी बहुत एक लंबा सा संदेश पढ़ा, लगभग 19-20 सब ने कुछ कुछ ऐसा ही लिखा है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, आप सब इससे इत्तेफाक रखते हैं। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हमें एक बार फिर से सोचना होगा। लेकिन जो है कि हमारी विरासत हमारे बुजुर्ग, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बराबर उनका ख्याल रखना होगा, है ना। और जी, और एक देखिए, जब हम अपनी माता की बात करते हैं, हमारी माता ऐसी थी, वो इतना कुछ जानती थी, हमारे पिता ऐसे थे, इतना प्यार करते थे और इतने अच्छे संस्कार दिए। तो ये परिवार है और एक नन्हे पौधे की तरह बचा बचा करके ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम कुछ कर पाएं। तो वहीं अगर माता पिता एक लंबी आयु तक, मतलब जब नहीं है तो हम उन्हें याद करते हैं, और एक अगर लंबी आयु तक अगर रह जाते हैं साथ, और वृद्धावस्था में भी कुछ समय काल तक देखा गया है कि बच्चों के साथ रहें, तो वहीं उनकी अनदेखी भी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ऐसा क्यों है कि हम उनके रहते उनसे कुछ सीखते नहीं, और न रहने पर उनके बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं कि भाई ऐसे थे वैसे थे। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो हमें लगता है, संगीता, हम सबको पता है, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इस बात पर ज्यादा बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जी कि जैसे कि आजकल एकल परिवार है, लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आप व्यवस्था, जब हम बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं, दुधमुहे बच्चे के लिए, कि उसके लिए सारी व्यवस्था कर सकते हैं, तो अपने बुजुर्गों के लिए नहीं, क्यों नहीं कर सकते। तो उसका भी ख्याल करें कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई का ये फायदा भी होना चाहिए कि हम बुजुर्गों के लिए किस तरह से व्यवस्था करें कि उनके खान पान, उनके मन लगने और हर चीज की व्यवस्था हो सके। जी जी, लेकिन सही बात तो ये है जी कि आजकल ये ज्यादा कहा जाता है कि भाई समय की बड़ी कमी हो गई है, तो समय तो निकालना पड़ता है। जी हाँ, हर एक काम के लिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप देखें कि आप अपने मनोरंजन या आपका जो अपना और समय जो आप बाकी जिस वजह से आपका समय नहीं बच रहा, उसमें आप कटौती कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पैसे की बात करें, जैसे आज हमने बात कर ही रहे हैं बैंक की, तो अगर हमें पास कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है, पैसा आता है, तो हम कहीं ना कहीं कटौती करके उसकी व्यवस्था करते हैं ना। तो फिर बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए हम बाकी अपने कामों में कटौती या वहां से समय चुरा क्यों नहीं लेते। वहां से समय चुरा कर और अपने बुजुर्गों के लिए निकालिए, है ना। और इसी संदर्भ में एक चीज और है कि जब हम मोबाइल फोन पर बातें करते हैं तो सबसे तो बातें करते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी बातें करते हैं, लेकिन वही है कि किसी बुजुर्ग की अगर का हालचाल पूछना हो तो उसको भी तो नियमित कर सकते हैं। उनमें हम आनाकानी करते हैं और कहीं ना कहीं बगले झांकते हैं। कहीं ना कहीं संगीता ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि रुचिकर बातें नहीं होंगी, हमारी पसंद की नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि
अगर हम माने तो क्या आपको रोज नौकरी पर जाना पसंद आता है क्या? लेकिन हम उसकी आवश्यकता को समझते हुए और उसकी ज़रूरत को समझते हुए जब करते हैं तो ये भी काम एक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए करना चाहिए, है ना? जी जी। और कोई भी वर्ग है देखिए तो उसकी अहमियत तो होती ही है ना, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तो उसकी अहमियत होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुजुर्गों की हम कदर कम करें या उन्हें नजरअंदाज करें, क्योंकि उन्होंने हमें एक राह दिखाई होती है और वही राह मंजिल की तरफ जाती है। तो जब हमें मंजिल की वो छोटी सी रोशनी आती है तो फिर हम उनका हाथ छोड़ देते हैं। हाँ, और फिर चाहते हैं कि आगे अकेले ही बढ़ जाएं। जी हाँ जी। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, हमने जैसे अभी कहा कि उनके साथ बैठें, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि आपने खूब अच्छा कमरा दे दिया, सारी व्यवस्था दे दी, हो सकता है आप 1-2 सेवक भी लगा दें अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं। नहीं, उनको परिवार के अपने बच्चों के साथ या उनके बच्चों के बच्चों के साथ बैठना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी बहुत सारी कहानियाँ सुनानी होती हैं, तो उसके लिए आप उनके साथ बैठें। जैसे हमने कहा कि कहीं और से अपने समय को चुराएं और यहाँ पर व्यतीत करें उसको। जी जी। इसके साथ साथ उनके दैनिक क्रियाकलाप, उनका शारीरिक व्यायाम, इस बात का भी ख्याल करें, क्योंकि बुजुर्ग अक्सर ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनके साथ कोई बैठकर करे अपना, तब वो कर पाएंगे व्यायाम या टहलने जाना है। अक्सर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में भी एक बुजुर्गवार है, तो वो शाम को टहलते हैं और उनका बेटा उनके साथ धीरे धीरे चलता है और बड़ा अच्छा लगता है। और उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा ये काम ये किया है कि अब उनके अपने टहलने का क्या, जो अभी मतलब जवान है उनके बेटे के लिए, तो वो अपना सुबह पत्नी के साथ टहलते हैं और शाम को अपने पिता के साथ। ये बहुत अच्छा लगा। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था ज़रूर की जा सकती है। तो यानी कि बुजुर्गों को टहलना है तो उन्हें उनके साथ आप थोड़ा समय दें, उनके साथ टहलें, उसी समय आपकी बातचीत भी हो जाएगी, है ना? जी। और बुजुर्गों को भी थोड़ी बहुत झेप होती है। मैंने देखा है कि व्यायाम करते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे कहीं हमें कोई देखने वाला। ऐसा है कि टेरेस में हमारे एक बुजुर्ग महिला है और काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो वो कभी कभी मैं सोचती थी कि ये क्या वहाँ पर थोड़ी कम दिखाई देती हैं, लेकिन एक दिन मैंने उनको छुप के देखा तो वो रोज रोज बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस करती हैं, और जबकि बुजुर्ग हैं तो बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाती हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे देख लिया तो वो छुप जाती हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसा दिखता है तो हम उनको याद कर सकते हैं जी। फिर इसके साथ साथ एक बात और है, जो बातें हमें ध्यान रखनी है कि उन्हें किसी बात पर टोके नहीं, क्योंकि उन्होंने एक लंबा जीवन जिया है और उन्होंने हमें सिखाया है। आज जब हम उन्हें सिखाने लगते हैं या किसी बात पर टोकते हैं तो बड़ी विषम स्थिति होती है और ये बड़े दुख की बात है। वो उन्हें बहुत आहत करती है, यानी तकलीफ देती है। तो कृपया इस सब चीज़ों को न करें और इसके साथ साथ उनके खान पान, उनके स्वास्थ्य और उनके मनोरंजन का भी ख्याल करें जी। और एक चीज़ भी और भी देखी जाती है, जो बहुत ज़्यादा ही देखी जाती है, कि अब समय ऐसा है कि पति पत्नी दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं और घर की जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बुजुर्ग हैं उन पर दिन भर के काम के बोझ से जो थोड़ी एक थकान होती है, तो उन्हें नज़रअंदाज करके ये इस तरह से बताया जाए, क्योंकि उन्हें बड़ा अकेलापन पहले से ही होता है दिन भर से, और फिर शाम को जब सब मिलते हैं तो भी वो प्यार नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपाधापी भी रहती है। बिल्कुल। जो हम मनोरंजन की बात कर रहे थे उसमें बहुत सारे ऐसे बोर्ड गेम्स होते हैं या ताश के पत्ते होते हैं या बहुत सारे इंडोर गेम्स जो होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, उन सबको ला के रख सकते हैं। उनकी रुचि किस में है, कुछ नए गेम उनको सिखा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ उनकी एक उम्र के बाद उन्हें लगता है जब हमने घर संचालित किया था तो आज मैं किसी के आगे हाथ न फैलाऊं, चाहे वो आपके माता हो या पिता हो, स्त्री हो या पुरुष। उनको लगता है कि हम इसमें कमांडिंग पोजीशन में थे, यानी हम व्यवस्था चला रहे थे, हमारे पास सत्ता थी। तो आप उन्हें पैसे की ज़रूरत अगर है तो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह से उनको सौंप दें पैसे, ताकि उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी हों और उनके हाथ में ऐसा लगे कि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हैं, समृद्ध हैं। जी जी, क्योंकि वो झेपते भी हैं। जी हाँ। तो अपनी परेशानी नहीं बताते। उनकी पूरी जो व्यवस्था है, उनके चेकअप आदि की भी, पूरे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। उनको समय समय पर उनका रूटीन चेकअप कराते रहें, ताकि उनकी जो सेहत है, क्योंकि अक्सर वो लोग बताते नहीं हैं, तो आप रूटीन चेकअप कराते रहेंगे, देखते रहेंगे। और संगीता, बहुत हद तक ये समस्या जो है ना स्वास्थ्य वाली, वो जब आप साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। जी जी। और सार्वजनिक स्थान पर भी देखा गया है कि कई बार बुजुर्ग जब बाहर निकलते हैं तो उनका ध्यान रखना बहुत
ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर अस्पताल की बात हो, रेलवे स्टेशन है या बस अड्डे हैं, तो किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्हें पहली सुविधा देनी चाहिए, तो आप बिल्कुल ना संकोच करें। और सबसे एक बड़ी ही ज़रूरी बात यह है कि संवेदनशील बने उनके विषय में, और सभी के विषय में संवेदनशील बने। और युवा तो है हमारे देश में बहुत, तो वरिष्ठ जनों की थोड़ी जिम्मेदारी वो समझें और अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी समझें। ऐसा नहीं है कि बस घर में ही जो है, बल्कि आसपास भी कई बार ऐसा है कि कोई बुजुर्ग अगर अकेले रह गए हैं तो उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत चलते फिरते कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, उन्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। और खासतौर से ये जो कोरोना का समय चल रहा है, उसमें तो ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है या बुजुर्ग तो नहीं है जो घर से मतलब बिल्कुल एकांत में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, या केवल बुजुर्ग पति पत्नी है, तो उनसे हालचाल पूछ लें, उनकी ज़रूरतों का पता कर लें और हो सके तो उन्हें पहुंचा दें या किसी भी तरह से। और इसके साथ साथ जो हम लोग बात कर रहे हैं, उनको सम्मान ज़रूर दें और उनको टोका टाकी ना करें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को जब, या किसी की भी हम आदत नहीं बदल सकते, तो बेहतर है कि जो जैसा है उसे वैसे रहने दें। और ख़ासतौर से बुजुर्ग तो उन्होंने हमें सिखाया, अब हम उन्हें सिखाने लगते हैं तो ख़राब लगता है ना? जी। भाई हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग तरह से अप्रैल फूल की तो अपनी चीज़ें बता ही रहे हैं। वहीं बुजुर्गों की जहाँ तक बात है, एक लिख रहे हैं कि 4 साल पहले बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरी दादी का देहावसान हुआ और आज उनकी पुण्यतिथि है। उनको शत शत नमन करता हूँ। तो भाई नमन तो हम भी करते हैं, और लेकिन वो ये बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि उन्हीं की वजह से आज मैं दुनिया में हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने बाबा एवं परदादी को भी देखा है। मेरी परदादी ने मेरी शादी में भी शामिल हुई थी। तो बड़े भाई आप खुशनसीब हैं। और बाबा जी आज भी मेरे साथ हैं। आज की युवा पीढ़ी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी पुराने रीति रिवाजों और बुज़ुर्गों का सम्मान आगे तक लेकर जाएं और खुद भी करें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बुजुर्गों की याद तो बड़ी आती है, दादा दादियों की, नाना नानियों की याद बहुत आती है जब हम लोग कभी कहानी का जिक्र करते हैं। जी हाँ। तो वो उनसे बड़ी अच्छी लगती थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पास ना तो माता पिता नहीं है। माता पिता नहीं है, तो अब जो सास ससुर का अब ना सास ससुर का साया है, पर जब तक वो थे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अपने बेटे से ज्यादा मैं अपनी सास के करीब थी। मैंने तो उनसे इतना कुछ सीखा है कि शब्द ही नहीं है। उन्होंने हमेशा ही मुझे घर और नौकरी संभालने का साहस दिया। वे खुद जब जॉब में नहीं थी, पर उन्हें मेरी फिक्र थी। मुझे नाज है अपने परिवार के बुजुर्गों पर। मेरे पास न होकर भी मेरी यादों में वो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप उन्हें अच्छे तरह से याद कर रही हैं। और आपको ऐसे बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम उनकी किन चीज़ों को याद रखते हैं इस पर निर्भर करता है। बड़े आप खुशनसीब हैं आप। और ऐसे ही एक और हमारे पड़ोस में थे, वो उनकी बहू को तब वो छोटी वाली वो विक्की या सुवेगा नहीं आती थी, छोटी वाली स्कूटी जैसी, तो वो उनकी मतलब पत्नी नहीं थी, तो बहू थी और खुद ससुर रहते थे। तो अपनी बहू को नौकरी पर भेजना रहता था स्कूल में सुबह जल्दी जल्दी, और उनके बच्चे भी थे, मतलब यानी पोते पोती भी थे। अच्छा। तो फटाफट प्लेट में चाय गरम होती थी, उसमें प्लेट में निकाल कर देते, लो पियो जल्दी जल्दी पी लो। और फटाफट जाके बाहर उनकी स्कूटी स्टार्ट कर देते थे कि आओ फट से और जाओ नौकरी पर जाओ। तो इस तरह से सहयोग भी करते हैं कहीं कहीं बड़े बुजुर्ग, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और बुजुर्गों की अहमियत देखिए, पहले का समय ऐसा था कि उनके जो क्रियाकलाप थे वो बड़े अलग ही तरीके के अंदाज में होते थे। अब जैसे घर में जैसे कोई परेशानी हो गई या अचानक से कोई बीमार पड़ गया और तुरंत नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, तो तुरंत उनके पास कुछ ना कुछ नुस्खे रहते थे। हाँ। कि वो तुरंत उसको दे देते थे और फिर तबीयत वगैरह संभल जाया करती थी। हाँ। छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता था कि जब बच्चे नवजात होते थे तो भी उनकी जो देखभाल है उसमें उनका बड़ा साथ रहता था। तो अब हम, लेकिन ये तो बहुत सारे, अब ये ऐसा विषय है कि हमारे सभी जो साथी हैं बड़े संवेदनशील हो गए हैं और बड़े इमोशनल हो रहे हैं और बहुत सारी अपनी बातें साझा कर रहे हैं। वहीं हमने जैसा कहा कि अप्रैल फूल आपने कैसे बनाया, उसके बारे में भी हमारे दोस्त लिख कर भेज रहे हैं। लिखा है कि आज हमने बचपन में एक बार आज स्कूल बंद है बोला, और पूरा का पूरा ग्रुप सड़कों की छान मारने लगा, यानी घूमने लगा, और अगले दिन टीचर से जबरदस्त डांट खानी पड़ी। आपने काम ही ऐसा किया था भाई। और देखिए, जब अप्रैल फूल बनाने की बात होती है तो बच्चे माँ पिताजी को भी नहीं छोड़ते। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 10वीं में मैं पढ़ती थी। माता पिता को नहीं छोड़ते, कभी कभी माता पिता इसमें शामिल हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल शामिल होते हैं। तो 10वीं में पढ़ती थी ये, तब इनके पापा घर आए और
अप्रैल 2007 का दिन रहा। तो बड़े पापा बहुत फ्रेंडली स्वभाव के व्यक्ति थे, तो इन सबको मजाक सूझा। तो हमने आटा भूना और उसमें शक्कर की जगह बहुत सारा, यानी पंजीरी होती थी ना, तो उसमें शक्कर की जगह नमक मिला दिया। और शाम की पूजा करने के बाद जब हमने कहा कि भाई लीजिए प्रसाद, और उनको पंजीरी बड़ी पसंद थी, तो उन्होंने उठाया और एक चम्मच भर मुंह में डाल दिया। तो बच्चे एकदम से डर गए कि भाई ये नमक वाला आटा है। तो किनारे कर पानी पीकर खूब हंसे, और फिर मतलब हंसी मजाक इस तरह से पता चला कि भाई अप्रैल फूल इन्होंने बनाया है। ऐसे ही लिख रही हैं कि दोनों दीदियों को मेरा नमस्कार। और आप बता रही हैं कि मेरे भाई ने एक बार एक व्यक्ति को अप्रैल फूल खेत में बनाया था। उसने बोला कि आपकी बाल्टी गिर गई, तो वो इधर उधर देखने लगा और अपने हाथ की तरफ ही नहीं देख रहे थे। तो सबको बड़ा मजा आया, सबने बस ताली बजाई खूब। तो भाई इस तरीके की बातें अक्सर होती रहती हैं। हम लोग तो बस जब फ़ोन का ज़माना आ गया था, ख़ास तौर से वो जो लैंडलाइन होता था, यानी जो फ़ोन रखा रहता था, तो खुद ही वो कुछ ऐसा खास नंबर था, अब तो वो भी याद नहीं है, बजा के हम लोग रख देते थे और उसमें घंटी बजती थी थोड़ी देर बाद। तो फिर दूसरे से कहा था देखो देखो किसका फ़ोन है, फिर वो उठाता था, कहते नहीं फेक नंबर है। कुछ नहीं, नंबर नहीं, हम ही ने मिला कर रखा था। तो कुछ कुछ इस तरीके की शैतानियाँ होती रहती हैं। और अक्सर हम लोग घर जैसे था तो बालकनी में से अरे देखो फला तुम्हें बुला रहे हैं, वो दौड़ के जाता था तो बड़े मजे से ताली बजाया जाता था कि अप्रैल फूल बनाया। तो कुछ इसी चूड़ी में लपेटते थे जो वो रबर बैंड, और उसमें छोटी सी लकड़ी घुमाओ उसमें बना करके लगा दिया जाता था और पेपर से रैप कर दिया जाता था। जो पकड़े उसे ऐसा लगे कि इसके अंदर तो कोई बहुत बड़ा सा कीड़ा है, क्योंकि वो खोलने पर बड़ी जोर का आवाज करता था। जी तो बहुत मज़ेदार है। और हमारे बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा स्टिकर भी भेजा है जिसमें कि बुजुर्ग लोगों का चेहरा बना हुआ है, हालांकि वो बहुत ही प्यारा है। एक हमारे साथी ने लिखकर बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी है, अपनी याद साझा की है। मैंने अपने मित्रों को अप्रैल फूल बनाने के लिए अचानक मरने का नाटक किया, मगर मेरे मित्र ने, संगीता जरा ध्यान से सुनना, लेकिन लिख रहे हैं ये कि मगर मेरे मित्र मुझसे अधिक होशियार निकले, उन्होंने मुझे मूर्ख बनाने के लिए मेरा दाह संस्कार कर दिया। लेकिन जिन्होंने लिखा है ना, वो हमें भी कुछ अप्रैल फूल ही बना रहे हैं। भाई दाह संस्कार कर दिया था तो आप ये लिख कैसे रहे हैं? तो भाई अप्रैल फूल आप बन गए उल्टे। तो चलिए ठीक है, आज 1 अप्रैल है तो अप्रैल फूल बनाया, तुमको गुस्सा आया कि नहीं आया ये बताइए। तो भाई गुस्सा वगैरह छोड़कर हम यूं ही हंसी खुशी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारते रहें। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि 1 अप्रैल यानी कि हमारा अर्थव्यवस्था का ये नया सत्र शुरू होता है, नया वर्ष शुरू होता है। तो इसको इस तरह से भी मनाना चाहिए कि नया साल शुरू हो रहा है। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, सारे मार्च में सब एंड हो जाता है और 1 अप्रैल से नया खुलता है। तो भाई यूं ही हमारे खाते खुलते रहें, हम हंसी खुशी के भी खाते खुलते रहें, हम स्वस्थ रहें और आप सब प्रसन्न रहें। और यूं ही सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहें। बिल्कुल। और अब घड़ी की तरफ देखिए, बस भागो भागो फटाफट। तो रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।